वेलकम टू माय चैनल स्कैर्सिटी वर्ल्ड। इस वीडियो की सीरीज में हम बात करेंगे आय, उत्पादन तथा रोजगार के निर्धारण की। सीरीज में हम बात करेंगे उपभोग फलन, बचत फलन तथा निवेश फलन क्या होता है, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति क्या होती है और इनके घटक कौन कौन से होते हैं, तथा अर्थव्यवस्था में अधिमांग व न्यून मांग की स्थितियां कैसे आती हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस सीरीज में मैंने वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा। जैसे आज की वीडियो में हम बात करेंगे उपभोग फलन की, फिर ऐसे ही अगली वीडियो मेरी बचत फलन पर होगी, निवेश फलन पर, फिर समग्र मांग और उसके घटक, फिर समग्र पूर्ति और उसके घटक। ऐसे करके हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपभोग फलन, दैट मीन्स कंजप्शन फंक्शन। उपभोग फलन का मतलब क्या होता है? उपभोग तथा आय के मध्य पाए जाने वाले संबंध को उपभोग फलन कहा जाता है। उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन, यानी कि जब कोई भी उपभोक्ता, एक पर्सन, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करेगा या सेवाओं का प्रयोग करेगा, उसी प्रयोग की प्रक्रिया को कहा जाता है उपभोग। तो उस उपभोग में और आय में जो भी संबंध पाया जाता है, जो भी फलनिक संबंध पाया जाता है, उसे ही कहा जाता है उपभोग फलन, यानी कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, यानी आय व उपभोग के मध्य पाए जाने वाले फलनिक संबंध को ही उपभोग फलन कहा जाता है। अब यहां पर हमको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो हम ये उपभोग पढ़ रहे हैं, जो ये आय पढ़ रहे हैं, ये हम व्यष्टि स्तर पर नहीं पढ़ रहे, यानी कि हम एक व्यक्ति के स्तर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वाय का मतलब सिर्फ आय से ना होकर राष्ट्रीय आय से, यानी पूरी कंट्री की आय से। ठीक है, तो आय व उपभोग के मध्य पाए जाने वाले फलनिक संबंध को क्या कहा जाता है? उपभोग फलन कहा जाता है। और सामान्यतः अगर देखा जाए तो उपभोग व आय के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। अगर अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ेगा तो उपभोग का स्तर भी बढ़ेगा, अगर आय का स्तर कम होगा तो उपभोग का स्तर भी कम होगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब व्यक्ति की आय का स्तर शून्य होता है, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर अगर मान लेते हैं कि शून्य हो, तो क्या उपभोग भी जीरो होगा? नहीं, उपभोग कभी भी जीरो नहीं होगा। कंजप्शन नेवर विल बी जीरो। यानी मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति की आय तो शून्य से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसका उपभोग कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे अभी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो भी आय नहीं कमा रहे हो, यानी जिनकी इनकम स्टार्ट नहीं हुई है, वो भी पढ़ रहे हैं। तो अभी आप लोगों की आय का स्तर तो शून्य है, लेकिन क्या आपका उपभोग स्तर भी शून्य है? क्या आप लोग खाना खा रहे हो, आप लोग कपड़े पहन रहे हो, आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लोग कॉपी किताबें खरीद रहे हो, है ना, आप लोग अलग अलग जगह घूमने जा रहे हो, यानी कि ये उपभोग आपका चल रहा है। उपभोग कभी भी जीरो नहीं होता, आय जीरो हो सकती है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि आय तथा उपभोग के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात आय में वृद्धि होने के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है, और आय में कमी होने के साथ साथ उपभोग में भी क्या होती है? कमी होती है। परंतु जब व्यक्ति की आय का स्तर शून्य होता है, यानी जब इनकम लेवल जीरो होगा, y इज इक्वल टू जीरो होगा, तब उपभोग जीरो नहीं होगा। कंजप्शन नेवर विल बी जीरो। ठीक है, तथा आय में जिस अनुपात में वृद्धि होती है, कभी भी उपभोग में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उपभोक्ता आय का कुछ भाग बचत भी करता है। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन जिस स्पीड से आय बढ़ेगी कभी उसी स्पीड से उपभोग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि अगर व्यक्ति की आय थी 10,000, ठीक है, और व्यक्ति का उपभोग स्तर था 10,000, मतलब वो 10,000 पे कमा रहा है और 10,000 पे खर्च कर रहा है। लेकिन अगर मान लो व्यक्ति की आय 20,000 होगी, तो क्या वो 20,000 थोड़ी खर्च करेगा? वो 15,000 या 12,000 पे खर्च करेगा। बचा हुआ भाग वो क्या करेगा? बचत करेगा। यानी जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अब हम इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को डायग्राम और टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर उपभोग फलन को टेबल और डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। टेबल में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ दो कॉलम है, एक कॉलम है आय का, यानी राष्ट्रीय आय का, और एक कॉलम है अर्थव्यवस्था में उपभोग स्तर का। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि आय जो है वो शून्य से स्टार्ट हो रही है, और शून्य से स्टार्ट होकर वो बढ़ रही है। पहले जीरो थी, शून्य, फिर 200, 400, 600, 800 और 1000। लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जो उपभोग है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंजप्शन नेवर विल बी जीरो, उपभोग कभी भी जीरो यानी शून्य नहीं होगा। ठीक है, और जैसे कि हमने पढ़ा था कि उपभोग और आय के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आय बढ़ रही है और उपभोग भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी टेबल को हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया है। ठीक है, तो ये जो आप लोग लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो आप लोग, ये आय की लाइन है जो शून्य से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यदि आय शून्य से स्टार्ट होकर इक्वल रेट से इंक्रीज हो रही है, तो यहां से हमने आय की लाइन को बनाया पहले। ठीक है, जो यहाँ मैंने वाई दर्शाया,
और जो उपभोग की लाइन है वो 100 से स्टार्ट होती है, वो हमेशा धनात्मक से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये उपभोग की लाइन है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर दो तीन चीजें देख रहे हो इस डायग्राम और इस टेबल में। पहली चीज क्या है कि आय की लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, शून्य से, लेकिन उपभोग की लाइन कभी भी शून्य से स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी चीज, जिस अनुपात से आय बढ़ती है उस अनुपात से कभी भी उपभोग नहीं बढ़ता। यानी कि देखो, आय तो ये बढ़ गई यहाँ पर इक्वल रेट से, लेकिन कभी भी उपभोग उस अनुपात से नहीं बढ़ता। यानी जिस स्पीड से आय बढ़ती है कभी उस स्पीड से उपभोग नहीं बढ़ेगा, उपभोग धीरे धीरे बढ़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, कुछ हमारा जो भाग है वो बचत कर सके, आय का कुछ भाग बचा सके। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि पहले हम अपने यहाँ पर इस स्तर पर आय कितनी है 600, लेकिन हम उपभोग कितना कर रहे हैं 400, फिर आय कितनी हो गई 800, अब उपभोग कितना कर रहे हैं 500, यानी हम कुछ भाग बचा भी रहे हैं, हम उपभोग पर पैसा कम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पर आय और उपभोग की रेखा दोनों बराबर है, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है 200 वाला, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आय और उपभोग दोनों बराबर होती है, उस लाइन को, इस बिंदु को कहा जाता है, इस बिंदु को कहा जाता है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, उसको बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपभोग प्रवृत्ति की, दैट मींस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और मोस्टली इसके 90% क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं। आपको इस तरीके की टेबल दे दी गई होती है और आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पूछ ली जाती है। तो अभी क्या होती है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपभोग प्रवृत्ति की। तो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि आय के विभिन्न स्तरों पर, आय के अलग अलग स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली, शो करने वाली जो अनुसूची होती है, जो तालिका होती है, इसी को कहा जाता है उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति के दो पहलू होते हैं, पहला होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यानी एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति को निकालने का फॉर्मूला होता है C/Y, यानी कुल उपभोग में कुल आय का भाग लगाने पर प्राप्त भागफल औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। कुल उपभोग में कुल आय का भाग लगाने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। C/Y इसका फॉर्मूला होता है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं, उपभोग में परिवर्तन में, यानी कि ये कंजप्शन में जो चेंज आ रहा है, उस चेंज में आय में परिवर्तन का भाग लगाने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अभी हमने थ्योरी पढ़ी, अब आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेम टेबल ली है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने आय को यहाँ 0 से स्टार्ट करा है 1000 तक, और यहाँ उपभोग को मैंने 100 से 600 तक स्टार्ट करा है। ठीक है, तो एबीसी कैसे निकालोगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है C/Y, यानी C का हम भाग दे देंगे आय का। ठीक है, तो यहाँ पर उपभोग दे रखा है 100 और आय दे रखी है 0। तो 100 में जब हम 0 का भाग लगाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना गाइस, इसकी संख्या में शून्य का भाग लगाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अनंत, तो अनंत आएगा। अब यहाँ पर है 200, तो 200 में 200 का भाग अगर हमने लगाया तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, उपभोग में आय का भाग लगाया 200/200 1, फिर आया 300, 300 में हमने कितने का भाग लगाया 400 का, तो 300 में आप लोग जब 400 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 0.75। ठीक है, उसके बाद 400 में जब आप 600 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.666 आएगा। मैं इसको 67 में कन्वर्ट कर देता हूं। और 500 में जब आप 800 का भाग लगाओगे तो 500 डिवाइडेड बाय 800, तो ये कुछ आ जाएगा 0.625 कुछ आ जाएगा ये। एंड द लास्ट इज 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6 लिखो, 60 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये था औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति हमने कैसे निकाली, उपभोग में हमने किसका भाग लगा दिया, आय का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में सबसे पहले यहाँ पर आपको डैश करना है। डैश क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है डेल्टा C/Δy। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसको हम कहते हैं डेल्टा, यानी कि चेंज। ठीक है, यानी कि परिवर्तन कितना आया। ठीक है, अब जब यहाँ पर तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम डैश लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे सेकंड पे उपभोग में कितना परिवर्तन आया। देखो, पहले उपभोग कितना था 100, और अब उपभोग कितना है 200, यानी चेंज कितना आया, चेंज आया 100 का। 100 से 200 बढ़ा, यानी कि 100 का चेंज आया। और यहाँ पर आय कितनी थी 0, और अब कितनी हो गई 200, तो 0 और 200 में कितना चेंज आया 200 का। ठीक है, ये 200, तो 100/200 करा तो कितना आया 0.5। वापिस से आप देखोगे 200 से 300 में कितना चेंज आया 100 का,
ये हमने लिख दिया 100 का, और 200 से 400 में कितना चेंज आया, 200 का, 200 और बड़ा है तो यहाँ लिख देंगे 200, तो वापस ये आ जाएगा 0.5। अब यहाँ देखिए सब में 100 का डिफरेंस है और यहाँ पर सब में 200 का डिफरेंस है, तो यहाँ ये सेम आ जाएगा 100 बट्टा 200, 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है, तो ये थी उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति की तालिका। आगे आने वाली वीडियो मेरी बचत फलन से रिलेटेड होगी। अगर जिसने उपभोग फलन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया गाइस, उसको बचत फलन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस वीडियोस की सीरीज को आप लगातार देखते रहिएगा ताकि आपको एक के बाद एक टॉपिक फटाफट से क्लियर होता रहे। थैंक यू गाइस।